नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, वाराणसी में जिस तरह की नापाक हरकत की है, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने इफ्तारी की नाव में बैठकर गंगा नदी के ऊपर, और फिर जो खा पीकर गंदा सामान था, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती वो शब्द, वो सब कुछ गंदगी उन्होंने गंगा में डाल दी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल कांग्रेस रही है, उनको इसमें कोई अपराधी नजर नहीं आता। जी, ये विचित्र है, विचित्र तर्क है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज टूट पड़ी है। वो कांग्रेस पार्टी जो मात्र अभी 10 दिन 15 दिन नहीं हुए होली बीते हुए, होली में एक हिंदू को, एक तरुण नाम के एक बालक को यहाँ पर मार दिया गया दिल्ली शहर में, और उस पर वो मौन रहे। कहीं किसी ने कोई बात नहीं की, एक बयान, एक ट्वीट, किसी तरह की कोई सहानुभूति तक नहीं व्यक्त की। वही कांग्रेस पार्टी आज इस हड्डी चबाने फेंकने पे वाले जो गंगा जी में, गंगा जी का क्या महत्व है हिंदुओं के लिए किसी से छुपा नहीं है। आप कोई भी एक आस्थावान हिंदू इस तरीके का दृश्य देखकर उसको कोई कानून बताने की जरूरत नहीं है, वो देखकर ही उसका खून खौल उठेगा। जिस तरीके की हरकत हो रही है कि आप वहां पर हड्डियां जो है वो फेंक रहे हो। अब कोई अगर ये बताए कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है तो वो अपने घर में रखे ये तर्क। गंगा जी के लिए जो आस्था है लोगों की, वो उसके लिए कोई किसी तरह की किसी जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह मौन थी, कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 दिनों से, उसको त्योहारों में सब शांति नजर आ रही थी क्योंकि एक हिंदू मरा था दिल्ली में, आज वो कह रही है कि जी बात देखो, ये तो मुसलमानों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, वो तो बेचारे पार्टी कर रहे थे और उनका तो क्या गंगा जी पर आपका हिंदुओं का केवल अधिकार है। इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। इस तरीके की दलीलों को देकर, और सवाल है कि केवल उनके ट्रोल और उनके केवल आईटी सेल के केवल हैंडल कर रहे होते तो ठीक था। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। ये वो पार्टी है जो पिछले कुछ समय से, जिसके कुछ लोग, इनके नेता तो खैर जनेऊधारी हिंदू है ही है, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है ही है, जो बहुत समय से क्लेम करके बैठे हुए हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म और अभिमुक्तेश्वरानंद और पता नहीं कैसे कैसे शब्द भी इनके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदू धर्म की भी बात कर रहे हैं। ये काल मतलब एक मतलब एक जो कहते हैं कि धोखा देने के लिए ही आप कर रहे हैं। तो लेकिन इस मामले में एकदम वही जो होती है कि बारिश हुई और भेड़िए का नीला रंग धुल गया और वो सामने आ गए, और फिर वो अपने मतलब एकदम बचाव में खुलकर, जो पूरी पार्टी चुप थी तरुण के लिए, दिल्ली के तरुण, उत्तम नगर के तरुण के लिए, वो आज उन 14 हड्डीबाजों के लिए बिल्कुल जैसे लग रहा है कितना बड़ा कांड हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा अत्याचार हो गया। मतलब ये विचित्र स्थिति है। ये कांग्रेस पार्टी को क्या कहें इसमें। पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्र प्रकाश जी, जिनकी तपस्या अधूरी रह गई, आप देखिए वो कैसे बिलबिलाए घूम रहे हैं। उनका एक वीडियो एक्स पर उन्होंने अपलोड किया है, उसको जरा सुनिए क्या फरमा रहे हैं। कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? क्यों नहीं इनको रोकते? क्यों इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हो? वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उनपे हमला, उनको। तो आप सोचिए, इन जनाब की नजर में 2020 के दंगे हिंदुओं ने करवाए थे। ये बोल क्या रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि वाराणसी की घटना के बाद सारा आपा खो बैठे हैं, तरुण के मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश थे। इन्हीं के नेता थे ना, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे वो हर्ष मंदर टाइप लोग 2020 के दंगों से पहले।
देखिए, पवन खेड़ा जानते हैं कि जो दर्शक, जो उनका अभी एक वोट बैंक है, उसको तो यही खुराक चाहिए और वो उसमें संतुष्ट है। उसको कोई दलील, उसको तर्क, उसको कोई उसके पीछे के किसी लॉजिक का कोई मतलब है नहीं। सीधी बात है। देखिए किस तरीके से इस व्यक्ति की भाषा कितनी आपत्तिजनक है कि टोपी दाढ़ी वालों को परेशान करोगे, एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है, हनुमान जयंती पर मस्जिद के बाहर नाचोगे, ये क्या भाषा है? हनुमान जयंती के बाहर पर नाचोगे, क्या मतलब जुलूस में आदमी क्या मैयत निकलेगी? जुलूस में आदमी नाचते गाते हुए ही चलता है। हमारे हिंदुओं के पर्व जो होते हैं वो उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ मैयत नहीं, हमारे यहाँ मातम नहीं मनाया जाता है। जब पवन खेड़ा का अगर कोई संबंध होता भारत की संस्कृति से, भारत की सभ्यता से, तो उनको पता होता क्या हमारे हर उत्सव में रंग होता है, नाच गाना होता है, ढोल मजीरे होते हैं। वो मैयत निकालने की होगी कोई उनकी अरब की परंपरा जिसको लेकर वो यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं। तो होली पर भी अगर रंग खेला जा रहा है तो कांग्रेस को आपत्ति है। यही कांग्रेस पार्टी और उसकी समान धर्मा जो पार्टियां हैं वो होली पर तरह तरह के हिंदुओं का उत्पीड़न करती रही हैं, उनके लिए समय तय करती रही हैं, तरह तरह के उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां होती रही हैं कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो सबसे बड़े दंगे हुए हैं वो त्योहारों पर होते रहे, हिंदू त्योहारों पर होते रहे। दशहरा, दिवाली, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिस पर कोई दंगा ना हो। ये कांग्रेस के समय की मैं बात कर रहा हूं। तो जो ये शांति की बात कर रहा है ये व्यक्ति, ये मतलब ये तपस्या, तो शब्द इसके लिए, इसके साथ नाम के साथ तपस्या शब्द लगाना ही गलत है। ये कुछ कर रहा होगा अपना ये, लेकिन पवन खेड़ा ने जो बात कही है उस पर पूरे हर हिंदू समाज को एक आपत्ति लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है कि भैया हम पूरे मतलब एक समाज के तौर पर हिंदुओं को आप वो कर रहे हो, एक मतलब टारगेट कर रहे हो कि हिंदू जो हैं भारत के मुसलमानों को और भारत के ईसाइयों पर हमले कर रहे हैं। ईसाइयों पर जो हमले की जो चर्चा कर रहे हैं, अब आप उसको ले लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की घटना है। वहां पर एक ही परिवार के जो आदिवासी परिवार हैं, एक ही परिवार के कुछ लोगों ने कन्वर्ट हो गए ईसाई मिशनरियों के झांसे में आकर, और फिर उसके बाद उसी परिवार के दो, मतलब जो लोग अभी हिंदू है वो भी आदिवासी हैं और जो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, अब उनके बीच में लड़ाई इस बात के लिए हो रही है कि भैया यहाँ पर चर्च नहीं बनेगा, हमारा अपना, भाई आदिवासियों के अपने देवता होते हैं, उनकी अपनी परंपरा होती है। अगर उस परंपरा में कोई जब वो पहुंचाता है, कोई रोक टोक करता है, तो वो ऑब्वियसली अपनी परंपरा के लिए लड़ने वाला समाज है और उनको भारत का संविधान आदिवासियों को उस चीज के लिए प्रोटेक्शन देता है। तो उनके बीच में एक ही गांव के अंदर अगर लड़ाई हो जाती है और एक लोग जाकर हमला करते हैं, और वो भी हमला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले हमला करते हैं, पहले उन पर हमला होता है, उसके उत्तर में वो हमला होता है। तो आज कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के पक्ष में नहीं खड़ी है, वो उन क्रिश्चियन मिशनरीज के पक्ष में खड़ी है। तरुण जो था वो एक दलित जाति, एक खटीक जाति से संबंध रखता था, तरुण के पक्ष में मर गया वो। मतलब भाषा देखिए इस व्यक्ति की कि वो तो बाहर निकला होली खेलने और उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। तो मतलब ये पवन खेड़ा की भाषा है, पवन खेड़ा की पार्टी की नीति है और वो बस वही अपनी नीति को ही दोहरा रहे हैं। और ये हिपोक्रेसी जो हिंदू समझ गए वो कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए, लेकिन आज भी कुछ लोग इस झांसे में है। ये देश का ये भी एक आश्चर्य है, क्या कहा जाए। लेकिन जैसे कह रहे हैं ना कि हनुमान जयंती पर डीजे लगाकर मस्जिद के सामने नाच गाना करते हैं ताकि वो दाढ़ी टोपी वालों को परेशान किया जाए, जब नमाज पढ़ी जाती सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ी जाती है तो किसको दिक्कत होती है? तो क्या वो लोग भी इसी मकसद से सड़कों पर उतरते हैं ताकि हिंदुओं को परेशान किया जा सके? क्या ये कहना चाह रहे थे पवन खेड़ा? और जिस तरह से पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम ये वाराणसी वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया पर नंगा नाच रहा है, उससे तो ये पूरी तरह से खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने 9 साल पूरे कर लिए हैं उत्तर प्रदेश में अपने राज के, अभी उनको 2027 का चुनाव जीतना है, वो भी उनकी जीत लिखी नजर आ रही है। तो उसी से बिलबिलाए घूम रहे हैं शायद ये अखिलेश भी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी, इसीलिए वाराणसी वाली घटना को इतना बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं क्योंकि योगी से तो डरे बैठे हैं पहले से। बिल्कुल वही है, अंततः उनको सबको एड्रेस करना है अपने एक मुस्लिम वोटर को, और उनको मालूम है कि उनका जो कंफ्यूज हिंदू वोटर है वो तो उनके साथ इंटैक्ट है, वो रहेगा ही रहेगा। हालांकि बहुत कम संख्या में है, वो एक अपवाद है, कुछ मतलब एक तरह का, मैं तो कहूंगा कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, जो कुछ लोग ऐसी बातें सुनकर भी जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं, वरना तो मोटे तौर पर लोग समझ रहे हैं चीजों को। लेकिन ठीक है, उनको सबको एड्रेस करना अपने मुस्लिम वोट बैंक को, उनको पता है कि वही जो है वो उनका कल्याण करेगा। अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई और भी ज्यादा वो है कि भैया एक हैदराबाद से एक दाढ़ी वाला, टोपी दाढ़ी वाला आ रहा है, वो इनकी टोपी दाढ़ी ना नोच दे, क्योंकि कौन मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह है, ये उत्तर प्रदेश में रेस जो है वो ऑलरेडी चली रही है।
तो अंततः कांग्रेस पार्टी इसमें लीड लेना चाहती है और पवन खेड़ा जो है लीड लेना चाहते हैं, लेकिन पवन खेड़ा का उत्तर प्रदेश में है ही क्या जो वो इस पे कर रहे हैं। वो कहीं और के मुसलमानों के लिए या किसी टूल किट के लिए या किसी तरह के, और जो अमेरिका की जो अभी एक रिपोर्ट आई थी जो USCIRF की, उस तरीके के किसी लोगों को हो सकता है कि अपने जो इंटरनेशनल बॉसेस है उनको दिखाने के लिए बोल रहे होंगे, वरना तो उत्तर प्रदेश में इनके बयानों का कोई मतलब है नहीं जमीन पे। और सीधी बात है, पब्लिक खुश है, गंगा जी का वो क्या महत्व है वो कांग्रेस पार्टी के नेता समझ नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के राजीव गांधी ने गंगा शुद्धिकरण, गंगा जल में जो प्रदूषण कांग्रेस पार्टी के समय ही फैलाया गया था, उस गंगा के शुद्धिकरण का अभियान राजीव गांधी के समय में 86-87 के समय में वहां पर अभियान चला था, और उसमें इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खूब नोट काटे थे। वो गंगा शुद्धिकरण अभियान जो था वो पूरी तरह से एक आंख में धूल झोंकने का अभियान था, और गंगा जी के नाम पर जितने करोड़ों डकार के कांग्रेस पार्टी और उसकी फर्स्ट फैमिली बैठी हुई है, तो गंगा के तो बहुत सारे अपराध इनके खुद के हैं। आज अगर इस देश में इतनी संवेदनशीलता है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में गंदगी फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के लिए प्रशासन और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और दूसरी देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो थोड़ा विषयांतर करके डालना चाहता हूँ कि जब आपको याद होगा कि 2014 में केजरीवाल गए थे बनारस में चुनाव लड़ने मोदी जी के अगेंस्ट, तो उस वक्त दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में इनके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स जो थे वो दिल्ली से भेजे गए थे उनके लिए वहां कैंपेन करने, वो वहां पर कैंप कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। तो उनके लिए जस्ट अनदर रिवर है भाई, जिनको कोई उनके लिए उस नदी के प्रति जो एक शहर के का प्रेम होता है कि भाई वो उस नदी की पूजा करता है, उस नदी के जल से आचमन करता है, उस नदी में डुबकी लगाता है, उस नदी से अपने धार्मिक कृत्यों को करता है, और उस नदी के जल को चाहे कितना भी प्रदूषण हो गया उस कांग्रेस के समय में, लेकिन उस जल को के प्रति कोई आस्था में कभी कमी नहीं आई। तो ये केजरीवाल की पूरी जो फौज गई थी दिल्ली से, ये एक घाट की 80 घाट जो जाना जाता है, 80 घाट का एक दृश्य हुआ था, वो मैं चूंकि उसका चश्मदीद था मैं किसी तरीके से, तो मैं वो बताना चाह रहा था कि वहां पर एक दिल्ली से गए एक सज्जन जो थे वो अपना कुछ लघुशंका कर रहे थे वहां पर खड़े होकर गंगा जी की तरफ। स्थानीय जो वहां के बोटमैन, जो नाविक, जो नाव चलाते हैं, जो मल्लाह होते हैं, उनके किसी लड़के ने देख लिया, जोर से चिल्लाया पीछे से घाट से कि कौन है, और बहुत तेजी से, और लोगों ने उनकी पिटाई की। मतलब वो 4-5 थे, उनकी जमकर लोकल लोगों ने, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो मल्लाह थे, वो निषाद समाज के लोग थे, उनकी ये उस नदी के प्रति, अपनी गंगा जी के प्रति वो आस्था थी, उन्होंने मिलकर उनको मारा, और मारा ही, और जब पिट गए वो, तो उन्होंने जाकर लंका थाने में, एक किसी मेरे ख्याल से दुर्गा कुंड थाने में जाकर, और उन्होंने वहां पर शिकायत दर्ज कराई अपनी कि हमारे ऊपर भाजपा वालों ने अटैक कर दिया है। तो मतलब इस तरीके की जो केजरीवाल छाप राजनीति है, और मतलब आपको समझ ही नहीं है कि गंगा के प्रति क्या लगाव है शहर का, वो चीज ना केजरीवाल समझ सके और कांग्रेस तो क्या ही समझेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करने में लगी हुई है, आप देखिए कि इनकी पार्टी के एक सांसद हैं जो 2-2 बार के सांसद हैं, प्रद्युत बोरदोलोई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद जिस तरह की बातें इनके नेताओं की तरफ से आ रही हैं वो तो अलग है ही, लेकिन इमरान मसूद जो आजकल बहुत कूद रहे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा कि ये MP बने हैं असम की जिस जगह से, वहां पर 65% मुस्लिम आबादी है, और देखिए वो मुसलमानों को धोखा देकर अब जा रहे हैं बीजेपी में। और उनको याद रखना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक से ही वो जीते थे। अब सोचिए ये जो जनाब हैं इमरान मसूद, खुद ये जहां से उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते वहां तो 40% मुसलमान है, तो वहां तो 60% वोट इनको हिंदुओं ने दिए, और ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करके ये आगे बढ़ेंगे। और जब आप ये कह रही हैं तो ये भी बता देना आवश्यक है कि इनके पक्ष में करणी सेना ने फतवा जारी किया था। ये तब इमरान मसूद जो थे वो राजपूत बन गए थे, क्षत्रिय, और क्षत्रिय मुस्लिम। अब सोचिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, मुसलमान कौन से क्षत्रिय होते हैं, लेकिन और उस वक्त इन्होंने एक सामाजिक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया कि भाई हम तो राजपूत भाई मतलब हिंदुओं के वोट लेने के लिए, और इस तरीके से अलग अलग फार्मूले अलग अलग जगह पे इन्होंने लगाए थे। हालांकि इनको जीतने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो ठीक है, एक तुक्का था। 2024 दोबारा इनको क्या ही संसद देखने को मिलेगी, लेकिन ठीक है, आ गए। तो अब वही बात आती है कि अब जो अगर धोखा देने की बात करें तो हिंदुओं के साथ जो भारत की सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, जो धोखा कांग्रेस दे रही है, हर दिन दे रही है,
जो कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के मसले पर चुप रहती है, और एक कुछ 14 रीलबाजों लफंगों, इन्होंने रील तो बना रहे थे ना, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई घाट में आप बना रहे थे और उसमें गिर गया, गलती हो गई, चलो जी माफी मगर। आप बाकायदे शूट कर रहे थे गंगा जी में, आप बिरयानी खाते हुए उसको शूट कर रहे थे, रील बना रहे थे, और रील बनाते हुए आप फेंकते हुए दिखा रहे थे, अपना एक वो डिस्प्ले भी कर रहे थे कि देखो हिंदुओं ये है तुम्हारी वो। तो जब आप एक घृणा फैलाने के मकसद से कोई कार्य करते हो, आपका इंटेंट उसमें शो दिखता है कि आपके पीछे, उसके करने के पीछे सिर्फ केवल अबोध नहीं थे, आप जान रहे थे, कॉन्सिक्वेंसेस जान रहे थे, आपका मतलब था माहौल बिगाड़ना। जब वो हुआ तो कार्रवाई हुई। तो वही बात है कि ये चाहे वो इमरान मसूद कुछ कहें या कांग्रेस कुछ कहें, अंततः जो है आज जो आप इन्होंने जिस तरीके की कल्पना की थी कि भाई हिंदू केवल मरता कटता पिटता रहेगा और जो उनका अपना गंगा जमुनी चूरन चाटता रहेगा, तो अब वो नहीं होगा। अंततः जो है वो योगी जी की पुलिस है और योगी जी की सरकार है, योगी जी का निजाम है, उसमें जिस तरीके से काम होता है होना चाहिए, और ये कानून के तहत है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ये वो कानून है जो किसी भी प्राकृतिक जल के स्रोत में अगर आप कोई गंदगी फैलाते हैं तो आप कानून के तहत आपके ऊपर एक धारा, एक वो बनती, अपराध बनता है, और उस अपराध के तहत कार्रवाई हुई। जो कांग्रेसी आज इनको डिफेंड कर रहे हैं, सिर्फ इनकी टोपी दाढ़ी के लिए डिफेंड कर रहे हैं, वरना तो अगर इस तरीके का प्रदूषण आप जाइए गंगा जी में कुछ फेंक के देखिए, अगर किसी की नजर पड़ गई तो आप पे भी कार्रवाई होगी। ठीक है, कई लोग बच जाते हैं, कई तरह के वो हो जाते हैं। और रही बात प्रदूषण फैलने की, जो शहरों से जो नाले आ रहे हैं, तो इन्हीं भी भाजपा की सरकारों में वहां पर आज के समय में ज्यादातर गटर बंद हो गए हैं, जो आ रहे हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। और अब बाकी अब शहर की जो गंदगी आ रही है, अब उसका तो मतलब जो अब उसको उस शहर के लोग हर चीज मतलब जितना कम कर सकते थे किया है उन्होंने। और सही रही बात है कि जब आप एक चीज दिखाकर और सांकेतिक रूप से करते हैं तो उस चीज का महत्व अलग होता है। आप चिढ़ा रहे हो, मुंह चिढ़ा रहे हो कि देखो तुम जिस गंगा के जल से आचमन कर रहे हो उसमें हम हड्डी फेंक रहे हैं। अभी देखा मैंने कि एक सज्जन है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी लाशें फेंकते हैं हिंदू अपनी अस्थियां फेंकते हैं। तो हमने अरे भाई, एक अस्थियां फेंकते हैं और ये जो हड्डियां फेंकी गई हैं, इन दोनों के बीच का अगर आपको अंतर नहीं समझ पा रहा है तो आपको भारत में रहने का सच में अधिकार नहीं है। अगर आप इन दोनों बातों का अंतर नहीं समझ पाते हैं कि एक जली हुई अस्थियां फेंकना, एक प्रवाहित करना किसी जल में, और एक खाकर हड्डी चबाकर फेंक देना, इन दोनों में क्या अंतर है, तो फिर समस्या आपकी सिर्फ धर्म ही नहीं बदला बल्कि आपकी संस्कृति, आपका सोच, आपका सब कुछ बदल गया। तो उसी के लिए तो पाकिस्तान लिया था आपके चाचा जिन्ना ने। सच्चाई ये है कि फिर स्थिति में आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। क्यों आप यहाँ परेशान हो रहे हो, क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हो? अरे आप ये सोचिए कि मैं एक चैनल का कार्यक्रम था कॉन्क्लेव टाइप, वो देख रही थी, उसमें अहमद पटेल की बेटी शायद गेस्ट बनकर आई थी, और वो क्या फरमा रही थी कि अगर मेरे पूर्वज यहाँ रह गए तो इसमें मेरी क्या गलती। तो मुझे तो लगा कि उससे अगला सवाल ये होना चाहिए था कि चलिए आपके पूर्वजों ने गलती कर दी, आपको यहाँ रखा और आप यहाँ पैदा होंगे, अभी भी चॉइस आपके सामने है, दरवाजे तो खुले हैं, आप वाघा बॉर्डर से जाना चाहे जहाज से आप अभी भी जा सकती हैं, या कोई मजबूरी तो है नहीं। जब बार बार ही कहा जाता है कि हम यहाँ रह गए, हमारे पूर्वज जाना नहीं गए, तो एहसान थोड़ी है, आप तो किसी साजिश के तहत यहाँ रह गए। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो जी इस्लामिक देश है और भारत तो सेकुलर, भारत सेकुलर नहीं है। जिस दिन इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए थे, उसी दिन एक मुस्लिम देश बन गया था, एक हिंदू देश बन गया था, इसमें दो राय है कहां? और नहीं, अगर आपकी गलती नहीं है तो आज ये निष्ठा क्यों ईरान के लिए रोया जा रहा है? क्यों ये मोदी को इसलिए गाली दिया जा रहा है कि उन्होंने ईरान को पे उसका समर्थन की, विरोध नहीं किया? क्यों खामनेई की मौत के लिए मोदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है? ये कौन सी महिलाएं, इनको कौन से खुतबे में बताया गया है, किस मस्जिद के खुतबे में सुन के आ रही हैं सड़कों पर? सीधी बात है कि आपकी निष्ठा यहाँ पर, अब देखिए तालिबान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, किसी भारतीय मुसलमान का दिल अब तक अफगानिस्तान के उन बच्चों, उन बीमार 400 लोगों के प्रति नहीं रोया। बिल्कुल, उनके लिए किसी का आंसू नहीं बही, लेकिन ईरान के लिए बिल्कुल घड़ों घड़ों आंसू बह रहे हैं, और वही ईरान मार रहा है सऊदी। अब देखिए वही बात है कि खेमे बंधे हुए, इनको मालूम है कि कौन सा खेमा हमारे भारत के इस हिस्से को नुकसान पहुंचाने में उनकी तात्कालिक रूप से मदद कर सकता है, वो उस खेमे के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब दोनों अपने हैं, ऐसा नहीं कि इनको कोई दुश्मनी है वहां से, लेकिन चूंकि वो जो है अभी भारत के पक्ष में कुछ काम कर रहा है। अगर ये ईरान ने अगर 2-4 और सिलेंडर आने दे दिए ना, नाव आ गई जो अभी एलपीजी से भरे हुए
जहाजें अगर भारत आ गई तो ये देखिएगा ये वहां से भी नाराज हो जाएंगे, उनके प्रति भी भारत के मुसलमान दुश्मन हो जाएंगे। ये जित भारत के मुसलमान जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब ये जो वोकल मुस्लिम फेसेस हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जितने हैं सब ये दुखी हो जाएंगे कि यार ईरान जो है, बताओ, मतलब देखा आपने कि एक इंटरव्यू एक मोहतरमा है वायर की, जो द लायर करके, जो सस्ती शेरवानी जिनको कहते हैं, तो कि ईरान के राजदूत का इंटरव्यू ले रही थी, और जब उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो 2 जहाज भारत के एलपीजी के जाने दिया, तो उनके चेहरे पे ऐसा है कि अरे कैसे जाने दिया, अरे कैसे कर दिया ये, मतलब बस वो बोल नहीं पाई लेकिन उनकी आंखों ने सब बोल दिया कि इतना बड़ा तुमने हिंदुस्तान में कोई एलपीजी कैसे दे दिया। मतलब वो शायद उसके बाद इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने जरूर बोला होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर दी, और क्योंकि अब सीधी बात है उनके हाथ से वो मुद्दा छिन रहा है, उनको लग रहा है कि अगर ये भारत में, और अगर ईरान ने, वही बात है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से 2-4 और जहाज आ गए भारत, तो भारत का मुसलमान देखते देखते ही ईरान का विरोधी हो जाएगा, ये भी तय है। अरे आप उस इंटरव्यू की बात करें, उसमें वो ये कहते हैं ऐसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सच है, 2 जहाज आ गए, बाकी के लिए बातचीत चल रही है। और फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भारत के लोग ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई ट्रबल हो। और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लेकिन ये राहुल गांधी जो है, इनके चेहरे पर हवाइयां कब उड़ेंगी? इनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, असम का नेता चला गया छोड़कर एमपी, 99 एमपी थे, अब तो 98 हो गए। और ऊपर से क्रॉस वोटिंग को लेकर राज्यसभा चुनाव में जो हरियाणा में हो, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और राहुल गांधी कौन सी समस्या लेकर घूम रहे हैं, वो सुनकर भी हैरानी होगी। वो अपनी बहन के साथ गडकरी से मिलने के लिए आज गए थे, और वहां बात क्या हो रही थी, राजस्थान के कुछ लोग हैं जो बसों की बॉडी बनाते हैं, उनकी कुछ मांगे, उसकी सिफारिश लेकर राहुल गांधी बहन के साथ गडकरी जी के पास पहुंचे थे। अपनी पार्टी की बॉडी संभाल नहीं पा रहे हैं, और वहां बैठकर वो बड़ी बड़े तबसरे पढ़ रहे थे। वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बहुत ज्ञान दे रहे हैं, और गडकरी जी भी देख रहे हैं, उनके पीछे 2 अधिकारी खड़े हैं, वो हंस रहे हैं। तो गडकरी जी ने ये भी बोला कि भाई जो बसें ये डिजाइन करते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, वो ऐसी बॉडी होती है कि जिसमें आग अगर लग जाए, जो राजस्थान में कई घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं, दिल्ली से जो राजस्थान की तरफ बसें आती जाती हैं, उनमें इतना ये सिंथेटिक मटेरियल लगाते हैं कि अगर उसमें आग लग जाए तो वो 1 मिनट में बिल्कुल आग का गोला बन जाती हैं बसें, और कोई व्यक्ति निकलने का मौका नहीं मिलता, 1 सेकंड के अंदर जल के फूक के खत्म हो जाता है जहाज। मतलब वो ये एक अलग तरह का, आपने सब लोगों ने देखा होगा कि जितनी लग्जरी बसें चल रही हैं उसमें सारा सिंथेटिक मटेरियल होता है। सरकार ने ये कहा कि भैया इसमें जो मटेरियल है ये नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, एग्जिट गेट थोड़ा एक्सेसिबल होने चाहिए, वहां सीट मत लगाओ, लेकिन ये सब सीट हर जगह घुसा देते हैं। इनका बस चले तो ये टायर के ऊपर 2 लोगों को बिठा ले। तो ये एक जो सिस्टम है, और ये निश्चित रूप से अगर ये दोनों भाई बहन उसमें गए हैं तो इसका एक मजहबी एंगल होगा। हम सभी जानते हैं अगर कहीं पे भी जो बस बॉडी मेकिंग वाले होते हैं तो आप देख लो, कोई इनके फेवरेट जिन मजहब के लोग हड्डी चबाकर फेंक रहे थे गंगा जी में, और उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने किया क्या है, अपराध क्या है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो उसी समाज के ही लोग ज्यादातर ये कार्य करते हैं। अब मतलब ये अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है कोई और भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब अगर वो गए हैं तो उनका ये इतना अगर प्रेरणा निकली है तो इसीलिए गए होंगे। दूसरी बात कि भाई उनकी बस की जो उनकी अपनी बस है वो तो डग्गा मार बस हो गई है, वो तो एसटी की बस से भी बुरी हालत है कि कोई चक्का कहीं चला जा रहा है, स्टेयरिंग कहीं उखड़ के जा रही है। मतलब असम में तो इनका स्टेयरिंग ही निकल के उखड़ के चली गई बीजेपी में। भाई जो उनका स्टेट अध्यक्ष और भी जगहों पे जो उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। राहुल गांधी मस्त है, राहुल गांधी जाके कहते हैं कांशीराम के प्रोग्राम में कि मैंने तो मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया। मोदी जो है साइकोलॉजिकली हार भी गया, तो मोदी तो देख लो भैया, तुम्हारी क्या मतलब आपको हास्यास्पद बना दिया है, आपको एक हंसी का पात्र बना दिया है। आपको आपका कॉन्फिडेंस मुबारक हो, और आप बस के लिए, बस वालों के लिए, मतलब बस की बॉडी बनाने वालों के लिए आप गडकरी जी से मिलो, बातें करो, दिखाओ कि आप, उनको असल में पता ही नहीं है कि इस देश के मुद्दे क्या हैं, इस देश की जनता कौन है, ये बस की बॉडी बनाने वाले लोग हैं कौन, उनको ये समझ नहीं आता। बस उनकी दाढ़ी टोपी देखी होगी इन्होंने, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये तो हमारे लोग हैं और ये भाई लोग चले आए। इनको पता ही नहीं कि जिस चीज के लिए उनके पर एक्शन हो रहा है, जिस चीज के कारण उन पे कार्रवाई हुई है, वो जनता की व्यापक सुरक्षा के लिए चीज है। अगर बस जलती है तो केवल हिंदू नहीं मरता, मुसलमान भी मरता है, तो किसी धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक सुरक्षा, एक पब्लिक सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बात है, और वो सिर्फ वहीं नहीं बल्कि हर जगह होना चाहिए। तो लेकिन राहुल गांधी को कहाँ मतलब है, राहुल गांधी जो है वो, उनको ना तो इस देश की जमीन का पता है। राहुल गांधी इतना, ये व्यक्ति सोचिए कि मतलब तथाकथित पैदल यात्रा, अपनी जो बसें चलते हैं, जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा में वैनिटी वैन थी, उसमें सारा वुडन मटेरियल लगा था, उसमें ये सिंथेटिक मटेरियल नहीं लगा था कि अगर आग लग जाए तो राहुल गांधी को मौका मिल जाए उसमें से उसमें इवैक्यूएट होने की। लेकिन इस देश की आम जनता जो टिकट लेके अपने
गाड़ी कमाई से चलती है, उसको चलता फिरता ताबूत में ले जाके वो जल के मर जाए अपने सामान समेत। कमाल है, मतलब गांधी परिवार ऐसे ही करता है। मुझे तो ये हैरानी होती है कि ये जो इनके सांसद पार्टी छोड़ कर गए हैं, इनसे मुलाकात करने की फुर्सत राहुल गांधी के पास नहीं थी। प्रियंका वाड्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है कि वो चले गए, उनसे बात नहीं हो पाई। अरे तुम चाहते तो बात करते ना। वो गौरव गोगोई बात कर तो रहा था, बात करने के बाद गौरव गोगोई ने कहा कि अरे वो हमारी बात हो गई है, सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं, टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी थी, ये बात तो खुद स्वीकार की प्रियंका वाड्रा ने। तो क्यों नहीं उनसे बात की गई आपसे? क्यों नहीं आप बैठकर आपने उनकी समस्याएं सुलझाई? वो चले गए तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं। और आप ये सोचिए, इससे पहले जो असम के अध्यक्ष भूपेन चले गए थे, वो तो राहुल गांधी से 15 मिनट मिले भी थे। मुलाकात के बाद वो चले गए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सब ठीक हो गया, फिर भी वो चले गए। तो इन दोनों भाई बहन को उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी? बस की बॉडी कैसी होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है अगला प्रोजेक्ट राहुल गांधी का क्या पता मजदूर के तौर पर इसी बस बॉडी बनाने के काम में ही लगना होगा शायद, क्योंकि वो तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना। कभी कुली बन जाते हैं, कभी चॉकलेट बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। देखिए, जो असम की और ये जो उदाहरण बता रही हैं, मतलब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, राहुल गांधी के पास अपने ये चीज बताती है कि राहुल जो ये इनके लिए एक शब्द चलता था, हाई कमान। हाई कमान जो सोचता था, जो करता था, वो हो जाता था। दिल्ली में बैठा हाई कमान केरल के निर्णय लेता था। दिल्ली में बैठा हाई कमान देश के किसी भी कोने, किसी भी चीज के अगर हाई कमान ने तय कर लिया तो किसी स्थानीय नेता की कोई हैसियत नहीं होती थी। वही होता था जो हाई कमान चाहता था। इनका इतिहास रहा है कि ये ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटते रहे हैं। लेकिन अब ये घटना बताती है कि हाई कमान में हाई, मतलब अब ये हाई पे ही है। राहुल गांधी जो है वो उनका अपना एक अलग किस्म का हाई है और उसमें कुछ बचा नहीं है। इनकी कमांड कोई सुन नहीं रहा। कर्नाटक में ये अपना मुख्यमंत्री नहीं बदल पा रहे। छत्तीसगढ़ इससे पहले ये हो चुका है कि आपने 2.5 साल का अरेंजमेंट किया, वो अड़ गया। भूपेश बघेल, उसने आपको ठेंगे पे रखा। आप अपने उस व्यक्ति को जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, नहीं बना पाए। कर्नाटक में यही डीके शिव कुमार के साथ हो रहा है। आपकी बात आपका ही नेता सुनने को तैयार नहीं है। आपकी बात आपकी पार्टी का कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि वो पार्टी जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी तक थी, जिसके बिना, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, आज उसके छोटे छोटे पत्ते और जो एक कहते हैं कि तिनके जो हैं वो इनको आंख दिखा रहे हैं। वो आपको उड़ीसा की, आपको बड़ा आपने पब्लिसाइज किया था, पहली मुस्लिम विधायक कांग्रेस ने दी है। वो जो पहली मुस्लिम विधायक है उसने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ये एक तरह का साइलेंट रिवोल्ट है जो कांग्रेस, ये कोई ऑपरेशन कमल नहीं है, ये राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है जो खुलकर कांग्रेसी दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों को पता है कि भैया अभी हमारे लिए यहाँ पर अभी भविष्य थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए है, तो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल फायदा पहुंचा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इनको लात मारकर निकल जा रहे हैं। अभी आपने क्रॉस वोटिंग की बात की। हरियाणा में तो इनके 2 विधायक धरने पर बैठ गए हैं कि नाम उजागर करो कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वहां पर तो पार्टी का जो अध्यक्ष है, उसकी पत्नी जो विधायक है, उस पर ही सवाल उठ गए कि क्रॉस वोटिंग उन्होंने की। तो सोचिए किस तरह की माहौल इस वक्त पार्टी के अंदर बना हुआ है। और राहुल गांधी की चिंता क्या है भाई? राहुल गांधी के खिलाफ तो देश के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी भी लिखी कि जिस तरह का व्यवहार ये करते हैं संसद में, इन्हें माफी मांगनी चाहिए देश के साथ। देखिए, रोम जब जल रहा था तो नीरो जो था बंसी बजा रहा था। तो ये कांग्रेस पार्टी या आखिरी मुगल जो कहते हैं बहादुर शाह जफर के लिए, कि वो शायरी कर रहे थे जब उनका मुगलिया सल्तनत जो थी वो उसकी बैंड बज रही थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो रहा था। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के नीरो हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के बहादुर शाह जफर कहना ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि नीरो और बहादुर शाह जफर दोनों, मतलब बहादुर शाह जफर से कहलाने में उनको अच्छा भी लगेगा क्योंकि वो मुगल हैं। तो राहुल गांधी को इसलिए हम इसी पे सहमत रहते हैं कि वो बहादुर शाह जफर है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी, देखिए अपनी वही बात है अंततः कि राहुल गांधी के पास अब करने को कुछ है नहीं। जो आपका एक वो था, एक जो कहते हैं कि आपका एक मतलब एक सबसे बड़ी बात राजनीति में किस चीज से आती है कि आपके कहे से काम होता हो। राहुल गांधी के कहे से अब कुछ होता नहीं है। राहुल गांधी, और ये जो आप कह रही हैं कि भाई उनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग कराई है, और ये बात बार बार आ रही है। एक ही राज्य में नहीं, असम में भी कहा जा रहा है कि भैया तो उन्होंने ही हमसे कहा था कि भाई आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से देखकर वोट दीजिए। तो अगर अंतरात्माएं जो है वो बड़े नेता ही तय कर दे रहे हैं तो उनको भी पता है कि वो राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, और वैसे भी राहुल गांधी अब बहुत मीडियोकर किस्म के नेताओं के भरोसे हैं। यही पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश ऐसे नेता हैं उनके साथ, जो कि जिनके साथ उनका कुछ कल्याण हो नहीं सकता।
और ये वो नेता है जो ड्राइंग रूम के नेता है, ये वो नेता नहीं है जो जमीन से जुड़े हों। जमीन से जुड़ा हुआ एक भी नेता राहुल गांधी की कोठरी में नहीं है, इसीलिए उनका ये हाल हो रहा है। वहां पे रेवंतुद्दीन क्या कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी, वो तो पहले कहते आए कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। और जिस तरह से वो इफ्तारी कर रहे हैं और जो तोहफे बांट रहे हैं, उससे भी समझ में आ रहा है कि वो किस तरह की राजनीति करें। वो भी ओवैसी से शायद डरे भागे बैठे होंगे, उनको भी लग रहा है उनकी गद्दी बची रहे। देखिए, रेवंतुद्दीन तो एकदम प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को बहुत पहले हड़का भी दिया था। राहुल गांधी को वो आंखें भी दिखा देते हैं, जरूरत पड़ती है तो राहुल गांधी, और बीच बीच में मीठी मीठी बातें करके अपना एक वो भी बनाए रखते हैं, अपना एक डेकोरम भी बनाए रखते हैं, ताकि लगे ना कि एकदम से वो अलग हो गए। लेकिन अब ये दिख रहा है कि वो पार्टी को अपनी दिशा में हाँक रहे हैं। अंततः उनके साथ भी वही होगा जो YSR रेड्डी के साथ हुआ था, कि अंततः कुछ दिन बाद, मतलब YSR रेड्डी कह रहा हूं मैं, जो उनके बेटे के साथ, तो ये मतलब ये कुल मिलाकर इस कांग्रेस की जो मुख्य धारा है उनसे टूटना आगे आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि कोई भी जनाधार वाले नेता को राहुल गांधी उनके साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी की एक क्षमता भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो क्षत्रप हैं, जब वो देखते हैं कि भाई हमको हमारा जो हाई कमान है वो हमको कुछ वैल्यू एड दे ही नहीं रहा है, हमारे ऊपर बोझ है। अमरिंदर सिंह की समस्या क्या थी पंजाब में? यही तो थी ना कि राहुल गांधी अगर आगे चुनाव प्रचार कर लेते थे जिस सीट में, वो हार जाते थे। अमरिंदर सिंह अंततः जो है वो पल्ला झुड़ा के भागे वहां से। तो अब ज्यादातर राज्यों में इस समय वही है कि भी कोई कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है जिसके दम पर वहां की सत्ता है, और जिस दिन वो राहुल गांधी वहां जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस सत्ता को इरोड ही करते हैं, उसको उसके लिए समस्या ही पैदा करते हैं। तो राहुल गांधी अब एक वही बात है कि अब उनकी जो बस की बॉडी है वो ज्यादा उसके परखच्चे उड़ रहे हैं। जनता जो है मजे ले रही है, राहुल गांधी अलग मस्ती में है। अच्छा ही है। बिल्कुल, उनकी बस पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। वो पता नहीं किन मुद्दों की बात करते हैं, कौन उनको सलाह देता है, लेकिन फिलहाल तो वो बस की बॉडी संभालने की बजाय अपनी पार्टी को संभाल लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन वाराणसी में जो नापाक हरकत की है उन 14 मुस्लिम युवाओं ने, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो तो होनी ही चाहिए थी। आप इस देश में रहेंगे जहां पर आप बहुसंख्यक की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पर हैं उनकी आस्थाओं के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर आपके साथ यही सब कुछ होगा। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।